होश में आने पर समायरा देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। समायरा उस आदमी को हैरानी से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? समायरा के सामने खड़ा आदमी वही है जो रात को सुहानी की खिड़की के पास खड़े होकर उसे देखता रहता है। वो समायरा को गौर से देखने लगता और कोई जवाब नहीं देता। उस आदमी से कोई जवाब न मिलने पर समायरा इस बार गुस्से में कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या पूछा? समायरा की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो आदमी होश में आता और कहता है, तुम मुझे सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी और तुम्हारी पीठ पर लगी चोट से बहुत खून बह रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें सड़क से उठाकर अपने घर ले आया। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? उस आदमी का जवाब सुनकर समायरा कुछ शांत होती है। उसे समझ में आता है कि उस आदमी ने समायरा की मदद की थी। समायरा उस आदमी से कहती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। ये कहते ही समायरा उस कमरे से बाहर जाने लगती है। वो आदमी समायरा के सामने आकर उसे रोकते हुए कहता है, तुम आज रात यहीं रुककर आराम कर सकती हो, तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। समायरा कहती है, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। ये कहकर समायरा उस आदमी को अपने रास्ते से हटाकर आगे बढ़ने लगती है। वो आदमी समायरा के पीछे जाते हुए कहता है, लेकिन तुम हो कौन? उस आदमी का सवाल सुनकर समायरा बिना पीछे मुड़े ही कहती है, तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो उस घर के दरवाजे से बाहर चली जाती है। समायरा के घर से बाहर जाते ही वो आदमी दरवाजे को देखते हुए कहता है, समायरा, रक्षा की बेटी, तुम्हें इस शहर में वापस नहीं आना चाहिए था। इधर युवराज आलोक से मिलकर अपनी कार ड्राइव करते हुए वापस अपने घर जा रहा था। ड्राइव करते हुए वो शुरू से लेकर अब तक सुहानी से रिलेटेड सभी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यही सब सोचते हुए युवराज खुद से कहता है, सुहानी 7 साल तक अपने डैड के साथ शिमला में थी और उस एक्सीडेंट के बाद आलोक शर्मा के साथ कश्मीर में। लेकिन उस एक्सीडेंट और सुहानी के उस आलोक से मिलने के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुहानी को सपने में वो गुफा, अघोरी और कलश दिखते हैं? इन सब का क्या मतलब है? और सबसे जरूरी बात, भैरवनाथ ने ये क्यों कहा था कि सुहानी मुझे उस साये से मुक्त कर सकती है? जहां तक मुझे पता है सुहानी एक सिंपल लड़की है, तो फिर वो मुझे कैसे इन सब से आजाद कर पाएगी? युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी वो सेंट थॉमस हॉस्टल के पास पहुंच जाता है। उस हॉस्टल को देखते ही युवराज अपनी कार का ब्रेक लगा देता है और उसकी कार हॉस्टल के पास ही जाकर रुक जाती है। युवराज को याद आता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी सुहानी के कमरे की खिड़की से उसे एकटक देखे जा रहा था। युवराज सोचता है, कहीं आज भी वो आदमी सुहानी पर नजर तो नहीं रख रहा है। युवराज बाउंड्री वॉल से कूदकर हॉस्टल के अंदर आ जाता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद उसे सुहानी के कमरे की खिड़की दिखाई देती है। वो देखता है कि आज खिड़की के पास कोई भी नहीं था। ये देखकर युवराज चैन की सांस लेता है। युवराज खिड़की के पास जाता और कमरे के अंदर देखने लगता है। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन युवराज सुहानी और निशा को साफ साफ देख सकता था। वो दोनों अपने अपने बेड पर सोई हुई है। युवराज सुहानी को देखते ही वापस जाने वाला था, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है, वो सुहानी से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। उसका मन कुछ ऐसा कर रहा था कि बस वो सुहानी को देखता ही रहे। कुछ देर इसी तरह सुहानी को देखने के बाद युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो खिड़की से कमरे के अंदर चला जाता है। युवराज सुहानी के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और सुहानी को सोते हुए देखने लगता है। सुहानी को देखते हुए युवराज की आंखें नम हो जाती हैं। वो सुहानी का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है और अपने मन में कहता है, सॉरी सुहानी, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी ही वजह से तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो और तुम्हें उस आलोक के साथ रहना पड़ रहा था। युवराज ये सब सोच ही रहा था, तभी सुहानी को अपना हाथ किसी के हाथ में महसूस होता है। अगले ही पल उसकी नींद खुल जाती है। कमरे में अंधेरा था। जैसे ही सुहानी अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने बेड पर एक काला साया जैसा कुछ बैठा हुआ दिखता है। ये देखकर सुहानी बहुत डर जाती है और डर से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो चीखने ही वाली होती है, तभी युवराज उसके पास आकर अपना हाथ उसके मुंह पर रख देता है। युवराज के हाथ रखने की वजह से सुहानी की चीख नहीं निकल पाती। भले ही सुहानी अब चीख नहीं पा रही थी, लेकिन वो अपना हाथ बेड पर मारने लगती है। सुहानी के इस रिएक्शन से परेशान होकर युवराज उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मैं हूँ युवराज। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी शांत हो जाती है। ये कहने के लिए कि युवराज इस सुहानी के इतने करीब आ गया था कि सुहानी को अपने चेहरे पर युवराज की सांसें महसूस हो रही थी। युवराज को अपने इतने करीब पाकर सुहानी की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो बस फ्रीज होकर
वहीं पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में युवराज को देखने लगती है। युवराज फिर से कहता है, अब मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती। युवराज धीरे से सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। सुहानी चैन की एक सांस लेती है। युवराज ने सुहानी के मुंह से अपना हाथ तो हटा दिया था, अब भी वो पीछे नहीं हटा था। अभी युवराज का चेहरा सुहानी के ठीक सामने था। सुहानी को इस बात का एहसास था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो युवराज को देख नहीं पा रही थी। लेकिन युवराज सुहानी के उतने ही करीब से बस देखता जा रहा था। सुहानी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो युवराज को पीछे धकेलते हुए खुद भी उठकर बैठ जाती है। इसके बाद सुहानी अपनी मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके युवराज के चेहरे पर फोकस करती है। जब वो युवराज का चेहरा देख लेती है तब पूरी तरह से रिलैक्स होती है। सुहानी धीमी आवाज में कहती, युवराज सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दबाजी में युवराज के मुंह से निकल जाता है, तुम्हें देखने आया था, और क्या? ये कहते ही युवराज अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी हैरान होकर कहती है, आप मुझे देखने क्यों आए थे? युवराज सुहानी के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो बस थोड़ा नर्वस होकर सुहानी को देखने लगता है। युवराज से जवाब ना पाकर सुहानी फिर से युवराज से कहती, युवराज सर, आपने बताया नहीं, आप मुझे क्यों देखने आए थे? युवराज अपने पुराने फॉर्म में आते हुए कहता, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें क्यों देखने आऊंगा? सुहानी अपने बात पर अड़ी रहती है और कहती है, अभी अभी आपने कहा था कि आप मुझे देखने आए थे। युवराज अब अपनी ही कही बात में फंस जाता है और बात को संभालते हुए कहता है, तुम नींद में हो, इसलिए तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा। मैंने कहा था कि मैं उस साये को देखने आया था। मैं देख रहा था कि कहीं वो तुम लोगों पर अटैक तो नहीं कर रहा। युवराज के इस जवाब से सुहानी कन्विंस हो जाती है। वो अपने मन में कहती है, शायद युवराज सर सही कह रहे हैं, मैं नींद में हूँ, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। युवराज सर मुझे देखने ही आखिर क्यों आएंगे? सुहानी को कन्विंस देकर युवराज भी रिलैक्स हो जाता है। वो सुहानी से कहता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये कहते ही युवराज जैसे ही सुहानी के बेड से उठता है, उसे निशा की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर युवराज और सुहानी निशा की तरफ देखते हैं। निशा नींद में अपने हाथ पैर मारते हुए कहती, सुहानी तू वहीं रुक, मैं अभी किक मार के इस साये को विशिंग बेल में धकेल देती हूँ। ये कहकर निशा फिर से शांत होकर सो जाती है। निशा की ये हरकत देखकर युवराज और सुहानी को हंसी आने लगती है। युवराज सुहानी से बिना कुछ कहे खिड़की के बाहर चला जाता है। वो खिड़की के पास रुककर सुहानी से कहता है, रात में ये खिड़की बंद रखा करो, यहाँ से कभी भी कोई भी अंदर आ सकता है। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। युवराज वहाँ से निकलते हुए अपने ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वह साया इस वक्त उससे ही कुछ दूरी पर था। युवराज अपनी कार से अपने घर के लिए निकल जाता और सुहानी खिड़की बंद करके अपने बेड पर जाकर फिर से सो जाती है। रात के 3 बजे थे। निशा और सुहानी अपने अपने बेड पर सोए थे। तभी धीरे धीरे एक काला साया उस कमरे के अंदर आता है। वो साया निशा और सुहानी के बेड के सामने आकर रुक जाता है। अगले ही पल वो धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो निशा से 1 मीटर की दूरी तक जाता है, वो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। निशा के उस रुद्राक्ष की वजह से आज फिर वो साया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो साया पीछे हट जाता है। कुछ देर के बाद वो साया सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो सुहानी के बेड के एकदम नजदीक पहुंच जाता है और अगले ही पल वो साया गायब हो जाता है। उस साये के गायब होने के कुछ देर के बाद सुहानी की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। वो बेड पर ही लेटे हुए एक टक ऊपर लगे फैन को देखने लगती। इस वक्त सुहानी की आंखों की पुतली नॉर्मल से काफी छोटी हो गई थी और वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रही थी। सुहानी बिना करवट लिए उठकर बैठ जाती है। अभी भी वो बस अपने सामने ही देख रही थी। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ सुहानी की आंखें चमक रही थी। उसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। सुहानी अपना सर राइट साइड घुमाती है। उसके राइट साइड पर निशा सो रही थी। निशा को सोते देखकर सुहानी फिर से अपना चेहरा सामने करते हुए बेड से नीचे उतर जाती है। वो नीचे उतरकर चलते हुए वो दरवाजे की तरफ जाती है और धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। सुहानी अब बेहोशी में चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बॉडी को बस में किए हुए हो। चलते हुए वो सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है और आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच निशा की नींद खुल जाती है। निशा देखती है कि सुहानी अपने बेड पर नहीं है और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। निशा ये देखकर घबरा जाती है और तुरंत उठकर वॉशरूम में सुहानी को चेक करती, लेकिन सुहानी वहां नहीं थी। निशा कमरे से बाहर निकलकर सुहानी को ढूंढने लगती है। इधर सुहानी चलते हुए हॉस्टल की छत पर आ चुकी थी। वो बस सामने देखते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। आगे बढ़ते हुए सुहानी छत की रेलिंग पर चढ़ जाती है और नीचे देखने की बजाय बस सामने ही देखती रहती है।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे एहसास ही नहीं है कि वो कहाँ पर खड़ी है। सुहानी आधी रात को नाइट ड्रेस में खुले बालों के साथ रेलिंग पर खड़ी थी। उसे ऐसे देखकर डर से किसी के भी दिल की धड़कन रुक सकती थी। सुहानी अब अपना दाहिना पैर ऊपर उठाकर आगे बढ़ा देती है। अब सुहानी का एक पैर छत की रेलिंग पर था और दूसरा पैर हवा में। सुहानी हल्की मुस्कान के साथ एक भयानक आवाज में कहती है, आज तेरा खेल खत्म हुआ। इस सुहानी के ऐसा कहते ही वो काला साया सुहानी के शरीर से बाहर निकल जाता है और अगले ही पल तेजी से वहां से चला जाता है। उस साये के जाने के कुछ सेकंड के बाद सुहानी को होश आता है और वो खुद को हॉस्टल की छत पर पाती है। सुहानी को समझ नहीं आता कि ये सब सच है या वो सपना देख रही है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है। वो देखती है कि वो इस वक्त छत की रेलिंग पर खड़ी है और उसका एक पैर आगे की तरफ हवा में लटका हुआ है। ये देखकर सुहानी घबरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अगले ही पल वो रेलिंग से नीचे की तरफ गिरने लगती है और गिरते हुए उसकी चीख निकल जाती है। आज सुहानी को लगा था कि वो नीचे गिरकर मर ही जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो हवा में लटकी है और किसी ने छत के सहारे उसका हाथ पकड़ लिया है। सुहानी झट से ऊपर देखती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। ये वही आदमी था जो सुहानी पर नजर रखता था। वो आदमी सुहानी से कहता, तुम डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। वो आदमी सुहानी को ऊपर खींचने लगता है। तभी निशा भी वहां आ जाती है और उस आदमी की मदद करने लगती है। अब सुहानी का एक हाथ उस आदमी ने पकड़ा था और दूसरा निशा ने। कुछ ही देर में सुहानी ऊपर आ जाती है। वो तीनों उस छत के फ्लोर पर घुटने के बल बैठे हाँप रहे थे। वो आदमी हाँपते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? उस आदमी के ये कहते ही सुहानी सब कुछ भूलकर उसे गौर से देखने लगती है और कहती है, मैंने आपको पहले कहीं देखा है, क्या मैं आपको जानती हूँ? ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मुझे जाना होगा, हॉस्टल के बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। ये कहकर वो आदमी भागते हुए जाता है और हॉस्टल की पाइप से नीचे उतर जाता है। सुहानी परेशान होकर निशा से कहती है, निशा मैंने इन्हें कहीं देखा है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती, सुहानी तू इस वक्त शौक में है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। सुहानी झल्लाकर कहती, नहीं निशा, मैंने इन्हें कब से और कहाँ देखा ये तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने पक्का इन्हें कई बार देखा है। निशा भी ऊंची आवाज में कहती, अरे देखा है तो कहाँ देखा है? सुहानी कुछ देर तक बेचैन होकर सोचने लगती है, फिर एकदम से शांत हो जाती है। सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, अपने सपने में। आखिर निशा ने उस व्यक्ति को सपने में कैसे देखा था? क्या है उस व्यक्ति का राज जो सुहानी को बचाने के लिए छत पर चला आया था? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कहानियां सुनना पसंद करते हैं, और कमेंट करके भी बताएं कि मेरी कहानी आप कहां से देख रहे हैं। सुहानी कुछ देर तक बेचैन होकर सोचती है और फिर एकदम से शांत हो जाती है। वो निशा की आंखों में देखकर कहती है, अपने सपने में। सुहानी की बात सुनकर निशा उसे हैरानी से देखने लगती है। निशा कहती, तेरे सपने में? इसका मतलब? निशा इतना ही कह पाई थी तभी वहाँ हॉस्टल वार्डन और कुछ लड़कियां आ जाती हैं। सुहानी जब छत की रेलिंग से नीचे गिरी थी तब उसकी चीख निकल गई थी। उसी चीख को सुनकर हॉस्टल में कुछ लोगों की नींद खुल गई थी। वो सब भागते हुए छत पर आ जाती हैं। वो सब निशा और सुहानी को ऐसे फ्लोर पर बैठे देखकर चौंक जाती हैं और फौरन निशा और सुहानी के पास आ जाती हैं। निशा और सुहानी फ्लोर पर बैठी थी और सुहानी के हाथ में कुछ खरोंचे थी। छत से गिरते हुए उसे कुछ चोटें लग गई थी। ये सब देखकर वार्डन बौखलाहट के साथ कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो और अभी यहाँ से किसके चीखने की आवाज आई थी? सुहानी वार्डन के सवाल पर खामोश रहती है। निशा बात को संभालते हुए कहती है, मैम क्या है ना, मुझे और सुहानी को नींद नहीं आ रही थी तो हम दोनों छत पर वॉक करने आ गए। हम बस वॉक कर ही रहे थे तभी सुहानी का पैर फिसल गया और वो फ्लोर पर गिर गई, इसीलिए उसकी चीख निकल गई। निशा की बात सुनते ही वार्डन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो झल्लाते हुए निशा और सुहानी से कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो रात के 3 बजे छत पर वॉक करने आई थी? तुम्हें नहीं पता कि आए दिन शहर में लोगों की मौतें हो रही हैं? एक तो आधी रात को छत पर आ गई और इस तरह से चीख कर लोगों को डरा रही हो। सुहानी और निशा अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सर झुकाए बैठे रहते हैं। वार्डन बड़ी सख्ती के साथ आगे कहती, अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और दोबारा रात में छत पर दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वार्डन के ऐसा कहते ही निशा और सुहानी नीचे अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद वार्डन अपने आसपास देखती है।
रात के वक्त बाहर का माहौल बेहद डरावना लग रहा था। वार्डन भी घबराकर बाकी लड़कियों के साथ नीचे चली जाती है। कमरे में आने के बाद निशा सुहानी को उसके बेड पर बिठाती है। फिर फर्स्ट एड किट से दवा निकालकर सुहानी के हाथ में लगाती है। दवा लगाते हुए निशा सुहानी को देखती है। सुहानी अभी भी डरी हुई और कंफ्यूज लग रही थी। निशा सुहानी से कहती, सुहानी, जो आज छत पर हुआ वो सब क्या था? तू छत पर क्यों लटक रही थी? और वो आदमी कौन था? सुहानी नाम में सर हिलाते हुए कहती, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं तो बस यहाँ सो रही थी। जब मेरी नींद खुली तो मैं छत के रेलिंग पर खड़ी थी। निशा हैरानी से लगभग चीखते हुए कहती, क्या? सुहानी आगे कहती है, हाँ, खुद को वहां देखकर मैं डर गई थी, जिससे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गई। फिर पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, तभी तू भी वहां पर आ गई। निशा कहती है, तो तू ये क्यों बोल रही थी कि तूने उस आदमी को सपने में देखा है? क्या तू उसे जानती है? सुहानी अपना सर पकड़कर कहती है, यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसको जानती हूँ, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे सपने में जो विजुअल्स दिखते हैं, शायद उसमें मैंने इस आदमी को देखा है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तू उस आदमी को जानती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी पक्का तुझे जानता है, तभी तो वो इतनी रात को तुझे बचाने आ गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम पे वो गर्ल हॉस्टल में क्या कर रहा था। निशा की ये बात सुनकर के सुहानी खामोशी रहती है, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर शांत रहने के बाद निशा कहती, सुहानी, क्या तू इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी कहती, नहीं यार, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इससे पहले मैं कभी शिमला नहीं आई। निशा सीरियस होकर कहती, सुहानी, मुझे लगता है कि तेरा इस शहर से पहले से ही कोई कनेक्शन है। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती, नहीं निशा, मैं शिमला कुछ महीने पहले ही तो आई हूँ और हमारे कोई रिलेटिव भी यहाँ नहीं रहते, यहाँ से मेरा क्या कनेक्शन होगा? निशा सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती, सुहानी, तुझे याद है जब हम सना को ढूंढने के लिए सिंघानिया मेंशन गए थे? सुहानी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती, हाँ, मुझे याद तो है। निशा आगे कहती है, तो जब हम उस रात वहाँ गए थे तो उस मेंशन में किसी भी रूम में हमें सना नहीं मिली थी और हम वहाँ से बाहर निकलने वाले थे। तभी तूने अचानक से कहा था कि उस पहले वाले रूम के नीचे एक तहखाना है। अगर तू पहले शिमला आई ही नहीं है तो तुझे कैसे पता कि सिंघानिया मेंशन में एक तहखाना है और वो कहाँ पर है? निशा की ये बात सुनकर सुहानी सकते में आ जाती है और वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। निशा भी शांत होकर सुहानी के जवाब का इंतजार करने लगती। सुहानी डर और कंफ्यूजन के साथ कहती, निशा, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं उस तहखाने के बारे में कैसे जानती थी। उस वक्त मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया और मैंने ऐसा कह दिया। निशा कहती, सुहानी, हो सकता है कि तू अपने मेमोरी लॉस से पहले कभी शिमला आई हो। और इससे आगे निशा कुछ नहीं कहती। उसे भी पता था कि अभी कुछ भी अंदाजा लगाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद सुहानी कहती, चल यार, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। कल पद्मिनी के ऑफिस में सर्च ऑपरेशन करना है। निशा भी सुहानी की बात से सहमत होती है और दोनों अपने अपने बेड पर सो जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह सुहानी और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े थे। वो दोनों काफी नर्वस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में निशा उनके पास आ जाती। सुहानी निशा से कहती है, तू कहाँ चली गई थी? निशा हड़बड़ाते हुए कहती, वो सब छोड़ो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, हमारे पास टाइम कम है। ये कहकर निशा सुहानी और विवेक का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती है। ना चाहते हुए भी विवेक और सुहानी को निशा के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो तीनों दबे पांव पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस में पहुंचते हैं। वो तीनों फिर से उसी दीवार की आड़ से ऑफिस को देखने लगते हैं। वहां अभी भी वो गार्ड ड्यूटी कर रहा था। वो गार्ड इस वक्त एक चेयर पर बैठकर चाय पी रहा था। उसे देखकर विवेक चिढ़ते हुए कहता, इस गार्ड के रहते हुए हम ऑफिस के अंदर कैसे जाएंगे? सुहानी भी इसी सोच में पड़ जाती है, लेकिन निशा रिलैक्स होकर कहती है, तुम लोग ना बहुत जल्दी पैनिक करने लगते हो, 2 मिनट शांत होकर सामने देखो। विवेक और सुहानी चुपचाप उस गार्ड को देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो गार्ड थोड़ा परेशान होकर वहां से चला जाता है। गार्ड को वहां से जाते देखकर विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। विवेक निशा को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, निशा, तुमने उस गार्ड के साथ क्या किया है? निशा अपनी नजरें चुराते हुए कहती, मैंने कुछ नहीं किया। विवेक उसकी आंखों में देखकर जोर से कहता है, तुमने पक्का कुछ तो किया है, वरना वो गार्ड ऐसे परेशान होकर कैसे चला गया? निशा शरारत भरी मुस्कान के साथ सुहानी और विवेक से कहती है, वो मैंने उस गार्ड की चाय में लूज मोशन की दवा मिला दी है। अब वो सारा दिन टॉयलेट में ही गार्ड करेगा और हम आराम से पद्मिनी के ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं।
निशा की बात सुनते ही सुहानी उस पर गुस्सा करते हुए कहती, निशा तू पागल है क्या? अपना काम निकालने के लिए उस बेचारे गार्ड की तबीयत खराब करने की क्या जरूरत थी? विवेक भी सुहानी से सहमत होकर कहता, हाँ निशा, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो? निशा उन दोनों की बातों से चिढ़ते हुए कहती है, मैंने उसकी चाय में लूज मोशन की दवा लिमिट में डाली है, और दूसरी बात, तुम लोगों के पास इससे बेहतर कोई आइडिया था क्या? निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी कुछ भी नहीं कहते। उन्हें खामोश देखकर निशा आगे कहती है, अब चलो, टाइम कम है हमारे पास। निशा की बात सुनकर सुहानी पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती है। तभी निशा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, सुहानी 1 मिनट रुक। निशा अपने बैग से एक गुलेल निकालती है और उस पर एक पत्थर लगाती है। सुहानी और विवेक मुंह बनाकर निशा को देखने लगते हैं। उन्हें कभी भी निशा की हरकतें समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो दोनों निशा से कोई सवाल नहीं करते। अगले ही पल निशा दीवार की आड़ लेकर पद्मिनी के ऑफिस के दरवाजे की तरफ निशाना लगा देती है। जैसे ही निशा पत्थर को गुलेल से छोड़ती है, वैसे ही सुहानी और विवेक भी दीवार से झांकते हुए पद्मिनी ऑफिस को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऑफिस के दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसे निशा ने गुलेल से तोड़ दिया था। अब फिर से वो दोनों निशा को गुस्से से देखने लगते हैं। निशा उन दोनों की नाराजगी इग्नोर करके पद्मिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती है। कम ऑन, इससे अच्छा आइडिया नहीं था तुम दोनों के पास। इस बार विवेक और सुहानी भी निशा की बात से सहमत होते हैं और उनके पीछे ही जाने लगते हैं। वो तीनों पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। पद्मिनी का ऑफिस काफी बड़ा था। ऑफिस के अंदर एक एक सामान बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ था। वो तीनों घूमते हुए ऑफिस को हर तरफ से देखने लगते हैं। तभी विवेक की नजर पद्मिनी के डेस्क पर रखे बॉल साइज के एक पेपर वेट पर जाती है। उसे देखते हुए विवेक कहता, इसे देखो, इस पेपर वेट के अंदर तो विशिंग बेल दिखाई दे रहा है ना? विवेक की बात सुनकर निशा और सुहानी भी उस पेपर वेट को देखने लगते हैं। वो दोनों भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। निशा उसे देखते हुए कहती, हाँ यार, इसमें तो विशिंग बेल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने रोड पर कोई कैमरा लगा है और ये पेपर वेट उनका मॉनिटर है। देखो, इसमें तो विशिंग बेल के आसपास के पेड़ के पत्ते भी हिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कहते हुए निशा उस पेपर वेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। निशा को उस पेपर वेट की तरफ हाथ बढ़ाते देखकर विवेक उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, निशा, हमें पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इसे हाथ मत लगाओ। सुहानी उन दोनों को टोकते हुए कहती है, गाइज, जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। फिर वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। वो तीनों ऑफिस के अलग अलग स्पेस पर जाकर डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हैं। काफी देर तक ऑफिस की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। विवेक थककर कहता, यार, इस पद्मिनी के बारे में तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। विवेक की बात सुनकर सुहानी भी फाइल्स देखना बंद कर देती और कहती है, मेरा भी हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। निशा विवेक और सुहानी की बातों पर ध्यान दिए बिना लगातार फाइल्स चेक कर रही थी। उसे इतने ध्यान से फाइल्स चेक करते हुए देखकर विवेक कहता, निशा, तुम्हें कुछ मिला क्या? निशा अब भी विवेक के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। तभी ऑफिस के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये आवाज सुनकर विवेक, निशा और सुहानी घबरा जाते हैं और जल्दी से सभी फाइल्स को वापस अंदर रखने लगते हैं। कुछ ही सेकेंड बाद ऑफिस के बाहर से उस गार्ड की आवाज आती है, कोई अंदर है क्या? गार्ड की आवाज सुनकर सुहानी और उसके दोस्त और भी डर जाते हैं। वो तीनों उस कमरे के चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी निशा की नज़र एक खिड़की पर जाती है। वो उस खिड़की की तरफ इशारा करते सुहानी और विवेक से कहती है, जल्दी चलो, हमें वहाँ से बाहर निकलना है। अगले ही पल वो तीनों खिड़की के पास पहुँच जाते हैं। इधर गार्ड को शक हो जाता है कि कमरे के अंदर जरूर कोई है। चेक करने के लिए वो गार्ड अपने पैंट के पॉकेट से ऑफिस की चाबी ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ विवेक ऑफिस के अंदर की वो खिड़की खोल देता है और फौरन खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। विवेक के बाद निशा और उसके बाद सुहानी खिड़की से कूदकर ऑफिस के बाहर आ जाती है। जैसे ही वो खिड़की बंद करते हैं, वो गार्ड ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वो तीनों छुपते हुए कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो तीनों एक कैफे में बैठे थे। तीनों के हाथ में कॉफी का एक एक मग था। विवेक और सुहानी अपना मुंह लटका कर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, जबकि निशा अपना मोबाइल चला रही थी। विवेक उदास होकर कहता, हमें फिर से उस पद्मिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हर बार जब ऐसा लगता है कि हम सच के बेहद करीब हैं, तभी हम फिर से जीरो पर आ जाते हैं। सुहानी विवेक की बातों से सहमत होकर कहती, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी उस साये के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। निशा अब भी उन दोनों की बातों पर बिना ध्यान दिए अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विवेक और सुहानी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
इससे इरिटेट होकर विवेक निशा से मोबाइल छीन लेता है और कहता है, निशा ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ हम दोनों परेशान हैं कि हमें कुछ नहीं मिला और तुम्हें अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है। निशा चिढ़ते हुए विवेक से अपना मोबाइल वापस लेती है और कहती है, हम नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं मिला कहो। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, क्या मतलब? निशा सुहानी के सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे तो लगता है कि मेरे हाथ जैकपॉट लग गया। अगर आप मेरी कहानियों को सुनना पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करें कि मेरी कहानियाँ आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं।